तो कहानी शुरू होती है और हमें हजारों साल पहले जब गोजो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता था उसके जैसा ही बंदा दिखाया जाता है, यानी कि योबो। उन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि गोजो का किटकैट बन गया था और योबो लोगों का किटकैट बना देता है। योबो वाकई में पूरे शहर में सबसे पावरफुल एस्पिरेट है। हम देखते हैं कि वो कैसे टावर से जंप करके सारे पुलिस ऑफिसर्स को हरा देता है, इवन कि उनमें से कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। इवन कि उसके सामने मिलिट्री की पूरी यूनिट भी फेल थी। उन सबको काफी अच्छे से धोने के बाद जब लास्ट पंजा उस जगह में बचा होता है तो योबो उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब इस गेम से बोर हो चुका हूँ। दूसरी तरफ हमें एक आइलैंड में एक प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे एस्पिरिट्स होते हैं। हम देखते हैं कि उस प्रिजन में अलग अलग वैरायटी के गुंडे होते हैं जिनकी आपस में खुद नहीं मिलती है। उनमें से जो वहाँ का गैंग का लीडर होता है वो उस जगह में एंडी नाम के एक लड़के को चैलेंज करता है। एंडी का मुकाबला जिस बंदे के साथ था वो उससे साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिस पर कि वो बंदा एंडी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। एंडी जो कि अब तक उस फाइट को सीरियस ले ही नहीं रहा था, वो एक पंच के साथ उस बंदे को उस जगह में डेर कर देता है और उसके बाद ये प्रिटेंड करने लगता है कि वो वाकई में वीक है और ये उस मैच को तुक्के में जीत गया। फिर इसके बाद उसे उसका रिवॉर्ड के तौर पर एक चॉकलेट दी जाती है। तभी अचानक से एंडी के सर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जो कि कुछ ही सेकंड्स में उनके प्रिजन में आकर रुकने वाला है, जिस चीज पर वहाँ के सारे जेलर्स भीड़ बनाकर इकट्ठा हो जाते हैं नए कैदी को देखने के लिए। अब उस जगह में उस प्रिजन का जो इंस्पेक्टर होता है वो योबो को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि उन्होंने इस जगह के सबसे पावरफुल एस्पिरेंट को पकड़ लिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस सिटी के सबसे पावरफुल पेंड्रा ग्रुप का मेंबर है। अब इससे पहले कि वो उस जगह में अपनी तारीफ करने लगता कि कैसे उसने योबो को पकड़ा था, योबो उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है उसे, ये कहते हुए कि वो इस जगह में खुद से आया है। हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उस जगह में डरता नहीं है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि जो इस जेल में एंटी एस्पिरेट मशीन्स लगी हुई है उसकी वजह से योबो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सबके सब हीरो बनने के लिए योबो को उस जगह में घेर लेता है और उसे पीट कर उसकी तरफ अपनी गन्स को पॉइंट कर देता है, जिस चीज को दूर खड़ा एंडी भी देख रहा होता है। अब उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती तो वो सामने आकर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हम लोगों को नए कैदी को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी अभी तो वो यंग है। एंडी उस जगह में कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऑफिसर्स उसके ऊपर भी गन पॉइंट कर देते हैं क्योंकि वो था तो एक कैदी, आखिर वो लोग उसकी एडवाइस क्यों लेंगे। तो उसी तरफ हम योबो को देखते हैं जो कि एंडी की इस बहादुरी से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो उसकी साइड ले रहा है। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर वो इंस्पेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि हेबो उसे इग्नोर कर रहा था, और जब वो हेबो को रोकने लगता है तो हेबो अपनी पावर से उनका एक हेलीकॉप्टर तोड़ देता है उन लोगों को डराते हुए। लेकिन वो इंस्पेक्टर अपने बंदे को उस एंटी एस्पिरेट मशीन की पावर को बढ़ाने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि हेबो अपनी पावर का यूज वाकई में नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद उन दोनों को जेल के स्पेशल रूम्स में फेंक दिया जाता है, जिस जगह से उन दोनों का निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वेल, खास बात ये थी कि उन दोनों की जो जेल थी वो आमने सामने थी, इसलिए वो दोनों के दोनों ही बात कर पा रहे थे। जहाँ हेबो उससे पूछता है कि आखिर तुमने आज मेरा साथ क्यों दिया, वो भी एक एस्पिरेट का। हेबो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने किसी हाई स्कूलर को पिटते हुए नहीं दिखना चाहता था। वेल, हेबो उससे पूछता है कि नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस जगह से बाहर निकल पाना। हेबो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करा कभी इस जेल से बाहर निकलने का। एंडी उससे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है इस जगह से निकलना इतना ज्यादा आसान है। इस जगह में अगर एक बार कोई कैदी आ गया तो वो कभी नहीं निकल पाता जब तक कि उसकी तबीयत इतनी खराब ना हो जाए कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। तो उसके जवाब में हेबो हंसने लगता है ये कहते हुए कि ये जेल की दीवारें मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पर कैद नहीं रख पाएगी जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाता। तो उसी तरफ हम उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में स्मोक कर रहा होता है, और आज के इंसिडेंट से उसकी हेबो को देखकर फट चुकी थी, इसलिए वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि कुछ भी करके उस बंदे को हराने के लिए हमें अपने सबसे पावरफुल वॉरियर को भी बुलाना पड़ेगा। तो बुला लेना क्योंकि मैं उस हेबो के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, आज उसने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करी है। एनीवेज, अगले सीन में हम उन लोगों को लंच के टाइम पर कैफेटेरिया में देखते हैं। जब हेबो की बारी आती है तो हम देखते हैं कि उसके पट में वो बंदा जहर मिला रहा होता है। अब हेबो उस चीज को देख लेता है और उससे कहता है कि वो इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है। एनीवेज, उस खाने को फेंकने के जगह वो उस खाने को एंडी को खिला देता है। वेल, थोड़ी देर बाद वही होता है, एंडी का पेट काफी तेज से रुकने लगता है और उसके पेट में इंजरी हो जाती है। अब जिस पर कि गार्ड्स उसे उस जगह से ले जाने लगते हैं हॉस्पिटल के लिए, और ये असल में हेबो का प्लान था। थोड़ी देर बाद हम एंडी को देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने हेबो खड़ा था, जिसे देखकर एंडी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है कि उसने उसे पॉइजन खिलाया
हे वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, खुद सोचो अगर मैंने तुम्हें वाकई में पॉइजन दिया होता क्या तुम जिंदा बच पाते? मैंने उस वक्त तुम्हें एंटीडोट भी दे दिया था। और इतना ही नहीं, इस वक्त हेबू ने उसकी जान बचाई है, तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाले थे। हेबू उससे बताता है कि तुम बिल्कुल गलत सी, इस जगह से कोई भी प्रिजनर भाग नहीं सकता, बल्कि यहाँ के साइंटिस्ट उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। वो दोनों के दोनों थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए इस जगह से जाने लगते हैं, जहाँ हेबू एंडी को बताता है कि तुम भाग सकते हो, मुझे भी काम है। एंडी इनकार कर देता है क्योंकि वो इस प्रिजन के असली सच के बारे में जानना चाहता था। आखिर वो लोग कैदियों को इस हॉस्पिटल में ले जाकर करते क्या है और फोन के साथ क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनके इलाज कराने के नाम पे। तभी अचानक से उन दोनों को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, तो वो दोनों की दोनों ही छुप जाते हैं। असल में वहाँ पर एक गार्ड होता है जो कि पेट्रोलिंग कर रहा होता है। सही मौका मिलने पर हम देखते हैं कि एंडी उस बंदे की मुंडी तोड़कर उससे उसकी गन ले लेता है। और उसकी फाइटिंग स्किल्स इसलिए काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो यूएस आर्मी में मिलिट्री का एजेंट था। फाइनली वो दोनों के दोनों चलते चलते अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ हेबू और वो अपने यहाँ के काफी बड़े क्यूब को देखते हैं। एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो आसपास देखने लगता है। दूसरी तरफ हेबू, जिसे कि उस क्यूब को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, और वो रूम के आसपास मौजूद सारी चीजों को तोड़ देता है। और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसकी नजर सामने ही रखे हुए क्यूब के ऊपर जाती है, जिसमें से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। असल में हेबू इसी काम के लिए यहाँ पर आया था, इस बच्ची को छुड़वाने के लिए। अब इससे पहले कि ये उस शिका में उस बच्ची को ले जा पाता, वहाँ पर वही इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। फिर वो उसे देखते हुए कहता है कि वाकई में वो उससे लड़ने वाला है। तो वो इंस्पेक्टर उस जगह में अपने बंदे को समन कर लेता है, जो कि अजीब सा मॉन्स्टर था और ये इस हॉस्पिटल के एक्सपेरिमेंट्स का एक रिजल्ट है, यानी कि उन्हीं कैदियों के दिमाग को उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज किया गया है और उन्हीं को जोड़ जोड़ कर इस मॉन्स्टर को बनाया गया है। वो मॉन्स्टर उस इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर हेबू के ऊपर अटैक कर देता है। हेबू पहले जो कि उसे सीरियस नहीं ले रहा होता है, लेकिन उसे वाकई में मालूम पड़ता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा तेज और स्मार्ट है, इवन कि ये उसके मूव्स को पहले ही गेस कर ले रहा है। हेबू उसके हर अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। दूसरी तरफ एंडी, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो इस जगह में हेबू की कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी जैसी पावर्स नहीं है। इसलिए वो अपनी गन को वापस से पकड़कर साइड में खड़ा हो जाता है। यहाँ हेबू, जो कि उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है, वो चाहकर भी उसके ऊपर एक पे अटैक नहीं कर पा रहा था। और तब ये अचानक से वो मॉन्स्टर उसे जोर से उस क्यूब के ऊपर पटक देता है और वो क्यूब का कांच टूटकर हेबू डायरेक्ट उस लड़की के पास जाकर गिरता है। तो जिसे देखकर उस बच्ची को उसकी चिंता होने लगती है। हेबू उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बचा लूंगा। अब इन सारी चीजों को देखकर वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे बनाए हुए लेवल 7 एस्पिरिट से नहीं जीत पाओगे। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर वाकई में हेबू के ऊपर अटैक करता, हम देखते हैं कि एंडी उसके ऊपर शूट करके उसके एक्सट्रैक्शन को अपनी तरफ खींच लेता है और वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर एंडी के ऊपर अब अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अगर उस जगह में कोई नॉर्मल बंदा होता तो वाकई में वो उस अटैक से मर जाता, लेकिन वो अटैक एंडी के अब बाल भी बाका नहीं कर पाता, इवन कि वो उसे टच भी नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि उस अटैक के दौरान एंडी की जो एक आंख थी वो रेड हो जाती है। वो इस चीज पर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी था उस लड़की को चेक करना। वो उस बच्ची से पूछता है कि वो ठीक तो है, तो वो बच्ची हाँ में जवाब देती है। लेकिन जब हेबू उसके स्लीव को ऊपर करता है तो उसके हाथ में एक तरह की ट्यूब लगी हुई थी, यानी कि वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिस चीज पर हेबू को काफी ज्यादा गुस्सा आती है इन कमीनों के ऊपर, जो कि एक छोटी बच्ची के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए अब वो गुस्से में आकर अपनी पूरी पावर्स को चार्ज कर लेता है और अपने न्यू लुक में आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे कमरे में पटकने लगता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस एरिया में आग लग जाती है। ऑफ कोर्स इस अटैक के बाद उस जगह में किसी का भी बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन हम देखते हैं कि हेबू ने सही टाइमिंग पर उस बच्ची को और एंडी को टेलीपोर्ट कर दिया था। अब फाइनली हेबू के उस जगह से जाने का टाइम आ चुका था, क्योंकि बाहर उसका ग्रुप उसका वेट कर रहा था। लेकिन जाने से पहले वो एंडी से पूछता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम हो कौन, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे? एंडी पहले हिचकिचा रहा होता है, लेकिन एंड में वो हाँ कर देता है। इवनिंग के टाइम पर जब वो लोग
अपनी शिप से निकल पड़ते उस आइलैंड को लीव करने के लिए। उसी बीच शिप के अंदर हम एंडी को देखते हैं जो कि अकेले जाकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को एक रिपोर्ट देता है, जहां वो उसे बताता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। मैंने जैसे कैसे करके सबसे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पैंड्रा को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ की जितनी भी अपडेट्स होगी वो उन्हें भेजता रहेगा। हमें मालूम पड़ता है कि जो एंडी है वो डबल एजेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन लोगों के साथ ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। इवन कि वो हिबू को भी ये बात मालूम नहीं लगने देता। जब वो अपना काम ही कर रहा होता है तो उसे पैंड्रा ग्रुप के एक फीमेल मेंबर मोमी को देखता है जो कि सूरज के सामने सन बाथिंग कर रही होती है। वो उस जगह में एंडी को भी इनवाइट करती है, लेकिन जैसे ही एंडी उसके नजदीक आता है वो लड़की महसूस करती है कि उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा है, इसलिए वो उससे उस जगह से जाने के लिए कहती है। तभी उस जगह में हिबू भी आ जाता है और उसे लात मार के पानी में गिरा देता है क्योंकि वो सिर्फ उसके मजे लेना चाहता था। इसके बाद अंदर आने के बाद हिबू अपने बाकी ग्रुप के लोगों से एंडी को इंट्रोड्यूस कराता है। तो मोमी उसका टेस्ट लेने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है, तो वाकई में उसके अटैक से उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, इवन कि वो बीच में ही रुक जाता है। इतना ही नहीं, हमें मालूम पड़ता है कि वो छोटी बच्ची जो कि अपनी टेलीकिनेसिस की पावर को यूज कर सकती है, वो भी उस जगह में एंडी का माइंड रीड नहीं कर पा रही थी और यही एंडी की खास बात है। लेकिन हम देखते हैं कि पैंड्रा ग्रुप का एक भी मेंबर एंडी के साथ अपनी डिस्टेंस बनाए रखता है, क्योंकि असल में जब भी एंडी उनके नजदीक आता था तो उन लोगों का सर दर्द होने लगता था। थोड़ी देर बाद मैगी जो कि एंडी को अपने कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए, उसी बीच एंडी मैगी से पूछने लगता है इस पैंड्रा ग्रुप के बारे में और जानकारियों को हासिल करने के लिए। लेकिन मैगी को एंडी के ऊपर शक हो रहा होता है और वो उससे कहता है कि अभी तुम्हें बस जो कहा जा रहा है वही करो, तुम्हें ये सब कुछ जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। रात के टाइम पर एक बार फिर से एंडी अपने कमांडर ऑफिसर को रिपोर्ट देता है और उन लोगों को बताता है कि अब तक मुझे इस पैंड्रा ग्रुप के अगेंस्ट कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। तो उसका कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी उन लोगों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना कि उन्होंने कितने सारे क्राइम्स करे हैं, और वो उस जगह में उन्हें उनकी क्राइम्स की रिपोर्ट्स दिखाने लगता है। तो एंडी भी तैयार हो जाता है और जानकारी को हासिल करने के लिए। यहाँ हम दूसरी तरफ मैगी को हेबू के साथ बैठा हुआ देखता है, जहाँ पर मैगी हेबू से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता एंडी कुछ ज्यादा सस्त लग रहा है। लेकिन अफसोस अब मैगी के पास एंडी के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं था, तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। हेबू उस जगह में एंडी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ी करी तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि हमें अगले मिशन के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। और वो लोग करते भी यही है। आज उन्हें सिटी में जाकर एक पावरफुल माफिया ट्रेडर से मिलना था। तभी रास्ते के बीच में हेबू को कुछ सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो मैगी को जाकर चेक करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि मैगी, जिसकी पावर्स ये थी कि वो अपने बालों को विंग्स में कन्वर्ट कर सकता है और उसकी मदद से वो आसमान में उड़ने लगता है और उस बंदे तक पहुंच जाता है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहा था। और उस जगह में पहुंच जाने के बाद वो उस जासूस को अपने बालों से मार देता है। लेकिन उसी वक्त वो बंदा सिग्नल देखकर अपने बाकी लोगों को भी उस जगह में बुला लेता है और उस जगह में अब बहुत ही बड़ी फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर कि हम बोट की तरफ मूवी को देखते हैं जो कि यो को लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है उसी फाइटिंग वाले एरिया की तरफ। यहाँ दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जिसे कि अब अकेले ही भाग कर जाना पड़ता है। रास्ते के दौरान वो एक बंदे की काफी तेज तेज से चीखने की आवाजें सुनता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यो की होती है। और ये यो की एबिलिटी थी जिस वजह से वो एरिया में बाकी लोगों को कंफ्यूज कर सकता है कि आसपास कोई भी फाइट नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि उस जगह में जहाँ पर फाइट हो रही थी फाइनली वो सबके सब मिलकर उन ग्रुप्स को हरा देते हैं। बट वहाँ के लास्ट बंदे को मारने से पहले वो लोग उससे जानकारी हासिल कर लेते हैं, जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि आज जिस बंदे के साथ वो लोग बिजनेस का ट्रेड करने वाले हैं उस बंदे ने इन लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजा था। यानी कि वो माफिया उन लोगों के साथ गद्दारी कर रहा था। उस माफिया का नाम मार्टिनी था। लेकिन तभी भी वो उस मीटिंग को कैंसिल नहीं करता और अपने लोगों को प्लान बताने लगता है। जब वो उस बंदे के साथ मीटिंग में होगा उस वक्त एंडी, जो कि दूर दूसरी बिल्डिंग में खड़े होकर मार्टिनी के सर के ऊपर गन पॉइंट करके रखेगा और इशारा मिलने पर वो उसे मार देगा और उसके सारे लोगों को कोई भी इस जगह से बचकर जाना नहीं चाहिए। जिसने भी हमें धोखा देने की कोशिश की, हम देखते हैं कि एंडी उस जगह में वही करता है। हेबू की तरफ से सिग्नल मिलने के बावजूद भी हम एंडी को देखते हैं जो कि शूट करने से हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी बेकसूर की जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन अगर वाकई में उसे हेबू का ट्रस्ट हासिल करना है तो उसे ये काम करना ही होगा, नहीं तो उन लोगों को उसके ऊपर शक हो जाएगा। यहाँ अंदर हम उस मीटिंग के दौरान मार्टिनी को देखते हैं जो कि हेबू से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि कितनी हैरानी की बात है, तुम आज भी उतने ही ज्यादा
जवान दिखते हो। लगभग 60 साल बाद भी वो दोनों के दोनों एक टाइम पर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हेबो के पास एक एबिलिटी है जिससे कि वो अपने शरीर में उम्र को रोक सकता है, इसलिए वो आज भी जवान दिखता है। मार्टिनी उससे कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे माफ करना, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें उन पुलिस इंस्पेक्टर्स के हवाले नहीं करा तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। लेकिन हेबो उसकी बातों पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो उस जगह में दूसरी तरफ एंडी को, जो कि सिग्नल्स दे रहा होता है, यहाँ एंडी की हवा टाइट हो चुकी थी। वो चाहकर भी शूट नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो गलती से फायरिंग हेबो की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में वो असली हेबो नहीं था, बल्कि हेबो ने अपनी पावर से वहाँ पर जितने भी उसके गार्ड्स थे उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया था अपना क्लोन बनाते हुए, और वो लोग इस चीज पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो सबके सब मारे जाते हैं। जो असली हेबो था वो डायरेक्ट एंडी के पास आता है मैगी के साथ। अब जिस चीज पर एंडी काफी ज्यादा डर चुका था कि कहीं उसका सच उनके सामने ना खुल जाए, लेकिन हेबो उससे कहता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए, क्योंकि मैंने यही उम्मीद करी थी। अगर तुम वाकई में कोई गद्दार या फिर जासूस होते तो तुम अपने आप को साबित करने के लिए जरूर उस बंदे को मारते, लेकिन तुम्हारी हिचकिचाहट देखकर ये बात साबित हो गई है कि तुम किसी भी तरीके के क्रिमिनल नहीं हो जो कि दूसरी एजेंसी के लिए काम करता हो। वो उस जगह में उसे गिफ्ट के तौर पे एक नेकलेस पहना देता है और इसके बाद वो एंडी को उसी मीटिंग वाले रूम में ले आता है, जहाँ पे कि वो रिवील करता है कि असल में जिस मार्टिनी के साथ वो मीटिंग कर रहा है वो तो असली है ही नहीं, बल्कि असली मार्टिनी तो काफी दूर बिल्डिंग में बैठकर इस क्लोन को कंट्रोल किए जा रहा है। ये बात जब मार्टिनी को मालूम पड़ती है तो वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस जगह में एंडी के मौजूद होने की वजह से उसका अटैक फेल हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी रियल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मार्टिनी को उसके बिल्डिंग और उसके आसपास की जगह के साथ ही उड़ा देता है, जिस इंसिडेंट में काफी सारे बाकी लोगों की भी डेथ हो गई थी। और दूसरे न्यूज में प्रिंसेस सोफिया के जरिए रखी हुई होस्ट कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है, जो कि एस्पिरिट्स और गवर्नमेंट के बीच पीस को लेकर है। अब ये चीज कंट्री के सारे एस्पिरिट्स को लेकर थी, तो आखिर पेंड्रा ग्रुप क्यों नहीं आता? वो भी उस कॉन्फ्रेंस में अपने दोस्तों को लेकर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हम दो लड़कों को नोटिस करते हैं जिसका नाम मिनोमोटो और सकाकी था। आज की कॉन्फ्रेंस की सेफ्टी की जिम्मेदारी उन दोनों के ऊपर ही थी। अब वो लोग जब उस जगह में हेबो को नोटिस करते हैं तो उन्हें उसे देखते ही उसके ऊपर शक हो जाता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर करेगा। हेबो उस जगह में उन लोगों से वादा करता है कि वो कुछ भी गड़बड़ी करने के लिए नहीं आया है, लेकिन हाँ उसे छोटा सा काम जरूर करना है, इसलिए वो उस जगह से जाने लगा। लेकिन सकाकी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे सारे मोटिव्स को जानता हूँ, और वो उस जगह में उसे उसका प्लान बताने के लिए कहता है। हेबू का कॉलर पकड़ते हुए, जिस पर कि उसके बंदे भी उस जगह में पहुंच जाते हैं। अब उस जगह में हेबू सकाकी से काफी ज्यादा पावरफुल था और वो चाहे तो उसे एक ही झटके में उड़ा सकता था, इसलिए सकाकी गुस्से में उसे उस जगह में छोड़ देता है, ना चाहते हुए भी। मिनोमोटो के कहने पर हेबू का मूड आज काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो अपने मेंबर्स को लेकर उस जगह से जाने लगा। लेकिन जाने के बाद वो एक चुटकी बजाकर वहाँ की लाइट बंद कर देता है और खुद वो सबके सब टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब उस हॉल में वापस से लाइट आती है तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन असल में रियलिटी में ही वो उस जगह में प्रिंसेस को किडनैप करते हुए चले गया था। इवन कि वो जाने से पहले उस जगह में प्रूफ भी छोड़कर जाते हैं, अब जिस पर कि वो दोनों के दोनों समझ जाते हैं। हिबू के छोड़े हुए मैसेज पर यह भी लिखा हुआ था कि उनका मोटिव प्रिंसेस को हर्ट करना नहीं, लेकिन जब तक उन लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो जाती वो प्रिंसेस को नहीं जाने देंगे। सकाकी और मिनोमोटो दोनों के दोनों एजेंट्स उस जगह में बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और उन्हें गुस्सा भी आती है, लेकिन सकाकी मिनोमोटो को एक चिप दिखाता है, ये कहते हुए कि ये उसने हिबू की जैकेट से तब निकाली थी जब उसने उसका कॉलर पकड़ा था, और मुझे मालूम है कि इस पेन ड्राइव की मदद से हम उनके प्लान को समझ पाएंगे। मिनोमोटो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे जल्दी से जल्दी चिप लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिंसेस को रेस्क्यू करने का। तो उसी तरफ हम प्रिंसेस सोफिया को देखते हैं, जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को हिबू और उसके ग्रुप के पास मौजूद देखती है। वो पहले तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, तो हिबू उसे बताता है कि वो लोग पेंड्रा ग्रुप के मेंबर्स हैं और उनका मोटिव उस जगह में से हर्ट करना नहीं है। अब जिस पर कि वो प्रिंसेस इस बात से शॉक नहीं होती, इवन कि वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि वो शहर के सबसे पावरफुल एस्पिरिट ग्रुप के सामने खड़ी है, और उसे लगा नहीं था कि पेंड्रा ग्रुप के सब मेंबर्स इतने ज्यादा हॉट होंगे। तो बताओ तुम में से किसने मुझे किडनैप करा और कौन मेरा प्रिंस चार्मिंग है? हिबू उससे कहता है कि तुम थोड़ा कोरियन ड्रामा देखना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस मैंने योगिरी के कहने पर करा था, क्योंकि मैं योगिरी को मना नहीं कर सकता। वो लड़की इस बात से बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, इवन कि वो प्रिंसेस सोफिया उनसे कहती है कि उसे नहीं लगा था कि वो लोग वाकई में इतने ज्यादा अच्छे होंगे। वो उनसे कहती है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ मेरे प्लान पर जुड़ जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया में नॉर्मल ह्यूमंस और एस्पिरिट्स साथ में रहे।
वो भी पीसफुली। बट हेबू उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा और ये कहते हुए वो उस जगह से चले जाता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों एजेंट्स को देखते हैं जो कि हेबू की जैकेट से चुराई हुई चिप को जब अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो असल में वो एक तरह का वीडियो गेम था। लेकिन अभी भी शिकागी को पूरा बिलीव था कि शायद इस गेम को पूरा करने के बाद उन्हें कोई ना कोई कोड मिल जाएगा प्रिंसेस की लोकेशन के बारे में। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि हेबू ने जानबूझकर शिकागी को वो चिप लेने दी थी। और दूसरी तरफ अब हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अकेले बैठी होती है। उसी वक्त उसके पास योगिरी आती है और योगिरी को प्रिंसेस सोफिया काफी ज्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और यहाँ पर योगिरी जो कि हेबू के पास आकर उससे कहती है कि वो प्रिंसेस सोफिया के साथ बाहर घूमना चाहती है। एंडी जो कि इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए क्योंकि उन्होंने प्रिंसेस को इसलिए किडनैप करा था क्योंकि कोई उसे मारना चाहता था और योगिरी को कहने पर ही उन्होंने प्रिंसेस को यहाँ पर रखा। लेकिन अब योगिरी उसे बाहर ले जाने के लिए कह रही है तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब जैसा कि हेबू कभी भी योगिरी की बातों को इग्नोर नहीं कर सकता था तो वो उसे इजाजत दे देता है क्योंकि उसके दिमाग में काफी अच्छा प्लान था। और थोड़ी देर बाद हेबू सिटी में प्रिंसेस जैसी काफी सारी लड़कियों को छोड़ देता है जिससे कि आसपास मिसअंडरस्टैंडिंग फैल जाए और कोई भी रियल प्रिंसेस को पहचान ही ना पाए। और होता भी वही है। पूरे दिन भर घूमने के बाद भी प्रिंसेस को कोई नहीं पहचान पाता। इवन कि उन दोनों की सेफ्टी के लिए भी एंडी को भी पीछे से भेजा गया था। अब यहाँ पर वो प्रिंसेस उससे पूछती है कि दिन खत्म होने से पहले क्या तुम मेरे साथ कहीं जाना चाहती हो? तो योगिरी हाँ में जवाब देती है और उसे एक ऑर्फनेज के पास ले आती है। इस ऑर्फनेज को देखकर वो प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और अब उसे सब कुछ याद आने लगता है। असल में ये ऑर्फनेज वही है जहाँ पर की प्रिंसेस हर बार आकर बच्चों को अच्छे से ट्रीट करती थी, खास करके तो योगिरी को जिसे कि बचपन में कोई भी प्यार नहीं करता था। इस वजह से योगिरी उसे काफी ज्यादा पसंद करती। ये बात जब प्रिंसेस को मालूम पड़ती है तो वो उसे हक कर लेती है। तो उसी तरफ हम सकागी और मिनीमोटो उन दोनों को देखते हैं जिसने कि वो गेम पूरा कर चुका था और अब उन्हें कोड भी मिल जाता है और उस कोड में जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो बहुत ही ज्यादा शॉक थी। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी काम था उस भेजी हुई लोकेशन में उनका पहुंच पाना जल्द से जल्द। तो उसी तरफ हम उन्हीं सबको देखते हैं जहाँ पर कि प्रिंसेस को लेने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि पेंड्रा ग्रुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मिनोमोटो और शिकागी भी अपने बैकअप के साथ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि प्रिंसेस को और कोई नहीं मरवाना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर। और उस कोड में भी यही लिखा था। उस जगह में अपना प्लान चौपट हो जाने के बाद वो मिनिस्टर भी इस चीज पर एग्री हो जाता है क्योंकि असल में वो प्रिंसेस को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि प्रिंसेस एक तरह का फंड रिलीज करना चाहती है जिससे कि गवर्नमेंट एस्पिरेट्स के साथ हाथ मिला ले। लेकिन ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उस जगह में अपनी जेब से गन निकालकर प्रिंसेस के ऊपर शूट करने लगता है क्योंकि जब प्रिंसेस ही नहीं रहेगी तो उसका फंड भी नहीं रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस को बचाने के लिए एंडी बीच में आ जाता है और वो सारी गोलियां उसको लग जाती है और उसे पेन में देखकर योगिरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगती है और उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और अगर ऐसा हुआ तो आसपास पूरी तबाही मच जाती। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उससे पहले ही वहाँ पे हेबू पहुंच जाता है और उसे शांत करा देता है, ये कहते हुए कि अब सारे मैटर को वो संभाल लेगा। वो अपनी पावर से मिनिस्टर की गन को छीन लेता है और इस चीज पर बाकी के पुलिस ऑफिसर्स उस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पर बिना किसी की जान गंवाए ये मैटर भी सॉल्व हो जाता है। इस चीज को देखकर ही मिनोमोटो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे वाकई में लगा था कि हेबू कोई बुरा आदमी है। अब इससे पहले कि वो हेबू से कुछ क्वेश्चंस पूछ पाता, हेबू अपने बंदों के साथ उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि हेबू जब ड्रिंक कर रहा होता है उसके पास एंडी आकर उससे पूछता है कि आज तुमने जिस तरीके से प्रिंसेस की जान बचाई उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। हेबू उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हेबू सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही बंदे को वर्शिप करता है और वो है उसकी क्वीन। यहाँ पर वो किस क्वीन की बात कर रहा है उसे हमें बाद में बताया जाएगा और अपनी क्वीन को याद करते हुए वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो वापस से जापान चले जाए। लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते के बीच में 3 एस्पिरेट गर्ल्स उनके प्लेन के ऊपर अटैक कर देती है, इसलिए हेबू अपनी पूरे टीम को जापान निकलने का ऑर्डर दे देता है और इसके बाद उनकी शिप जापान की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि शायद हेबू की जो क्वीन होती है वो पहले ही उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो रास्ते में अपने एस्पिरेट ग्रुप के साथ मिलकर उनकी शिप के ऊपर अटैक कर देती है। तभी अचानक से उनमें से एक बंदा हेबू से कहता है कि उनके शिप के आगे कोई बंदी खड़ी है। अब जिस पर जब हेबू उसे देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी की क्वीन है जिसका नाम कगारू होता है। हेबू उस जगह में कगारू को देखकर कहता है कि काफी दिन बाद मिलकर अच्छा लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम तब से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर उन दोनों
दोनों के बीच में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो कगारू के साथ उसकी 2 फीमेल्स और आई थी वो शिप के अंदर पहुंच जाती है और एक एक करके सारे शिप के अंदर मौजूद मेंबर्स को ठिकाने लगाने लगती है। उस जगह में उन दोनों पावरफुल लड़कियों को देखकर हम देखते हैं कि यू उस जगह से भागने की कोशिश करता है, जिस पर कि वो लड़की भी उससे डॉज कर लेती है और एंडी के ऊपर टाक करने के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे कि एंडी ने अपना उस जगह में लॉकेट ऑन करा हुआ था, इस वजह से वो लड़की की पावर्स उसके सामने काम नहीं आती और एंडी उस लड़की को हरा देता है और उससे पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके जैसे छोटी बच्चे उनके शिप के ऊपर क्यों अटैक कर रही है। लेकिन शायद एंडी भूल गया था कि शिप में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि दूसरी लड़की भी मौजूद है। अब जो दूसरी लड़की, उसका नाम शीडो होता है, वो अपनी गन से एंडी को पकड़ लेती है और अपनी टेलीपैथी वाली पावर से उसके दिमाग को रीड करके कंट्रोल रूम ढूंढने लगती है। अब जैसा कि एंडी का लॉकेट एक्टिवेट था इसलिए वो उसके माइंड को पढ़ भी नहीं पाती, लेकिन जल्दी उसे ये बात मालूम पड़ जाती है। अब जिस पे कि वो उसके लॉकेट को बंद कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर ये थी क्योंकि एंडी को खुद भी नहीं मालूम था कि आखिर कंट्रोल रूम है कहाँ, क्योंकि एंडी खुद उस जगह में नया आया था। लेकिन वो लोग जल्द ही कंट्रोल रूम की लोकेशन भी ढूंढ निकालते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो हेबू के बाकी साथियों के ऊपर भी अटैक कर देती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए आई हुई उस जगह में उनकी शिप के ऊपर एक चिप लगा देती है और जब उनका मिशन पूरा हो जाता है वो दोनों की दोनों उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है और अब उनकी जो शिप होती है वो डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन से हटकर दूसरी तरफ बढ़ने लगती है। अब जिसे देखकर हेबो उस जगह में उनसे कहता है कि कुछ भी करो और शिप के कंट्रोल को वापस लाओ, लेकिन मोमोची इस काम पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसे खुद भी नहीं मालूम था कि इसकी चिप है कहाँ पर और अगर उन्होंने इस वक्त उन लड़कियों को नहीं रोका तो ये मुसीबत और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हेबो तैयार हो जाता है उस चिप को ढूंढने के लिए, लेकिन उसी वक्त एंडी उसे रोक देता और कहता है कि इस काम को मैं करना चाहता हूँ अपनी लॉयलिटी प्रूफ करने के लिए, जिस पर कि हेबो भी एग्री हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में जाकर उस चिप को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर उन तीनों लड़की की लीडर शिबोमी दिखाई देती है जिसके हाथ में उस चिप का कंट्रोलर था और अगर उसने उस कंट्रोलर को हासिल कर दिया तो वो चिप खुद ब खुद निकल जाएगी, लेकिन इससे पहले उसे उस लड़की का सामना करना होगा। शिबोमी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसके बारे में एंडी ने पढ़ा हुआ है। अब भले ही एंडी खुद एस्पिरिट नहीं था लेकिन उसके अंदर स्पेशल पावर्स थी कि वो किसी भी एस्पिरिट की पावर्स को रोक सकता है कुछ देर के लिए। इतना ही नहीं, वो अगर चाहे तो अपनी लॉकेट की मदद से किसी भी एस्पिरिट को उसके ऊपर पावर यूज करने से भी रोक सकता है और इस वक्त वो शिबोमी के ऊपर वही करता है, बिना उसे हार्म करे उस कंट्रोलर को छीन लेता है और वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसा कि उसका काम खत्म हो चुका था इसलिए वो पानी की तरफ जंप मार देता है, लेकिन उसे बीच हेबो आकर उसे बचा लेता है और वापस से एयरशिप में ले जाता है। लेकिन वो तीनों लड़कियां अभी भी बैठने वालों में से नहीं थी, वो तीनों के तीनों ही अपनी पावर्स को मर्ज करके उनकी एयरशिप के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब हेबो का पेशेंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था क्योंकि उनकी शिप बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी, इसलिए हेबो उस जगह में काफी बड़ा ब्लास्ट के साथ उन लड़कियों को दूर धकेलने में कामयाब हो जाता। तो उसी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो कि मैगी से पूछता है कि आखिर हेबो कगारू से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है और वो उसे क्वीन क्यों बनाना चाहता है। तो मैगी उसे बताता है कि हेबो बिलीव करता है कि हम एस्पिरिट्स का भी इस दुनिया में राइट होना चाहिए और अपनी खुद की गवर्नमेंट, इसलिए जब वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएगा तो वो कगारू को एस्पिरिट्स का क्वीन बना देगा। लेकिन मुझे लगता है कि कगारू इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी और ना समझ है। फाइनली उनकी जो शिप होती है उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है और अगले सीन में हम उन्हें टोक्यो शहर के एक गैराज में देखते हैं, वहाँ उनकी शिप ठीक हो रही होती है। इसी बीच हेबो उस जगह से कुछ जरूरी काम कहकर चले जाता है। अब वो लोगों के पास भी कोई काम नहीं था इसलिए वो टोक्यो में घूमने लगते हैं इधर उधर। यहाँ इयोरी की जिम्मेदारी एंडी के कंधों पर पड़ जाती है। वैसे तो एंडी को बेबी सिटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इयोरी कुछ अलग ही थी, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ रास्ते के बीच में वो इयोरी को नोटिस करता है जो कि काफी सारे छोटे बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाते हुए देखती है, यानी कि उसका भी मन कर रहा था। लेकिन उस अम्यूजमेंट पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी एस्पिरिट्स के लिए यहाँ पर एंट्री नहीं है, जिस पर कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकती है। एंडी को भी ये बोर्ड बहुत ही ज्यादा रूड लगता है, लेकिन वो उस जगह में अपनी लॉकेट की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी और इयोरी की पावर्स को सील कर लेता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से सिक्योरिटी को क्रॉस कर लेता है। अब अम्यूजमेंट पार्क के अंदर पहुंच जाने के बाद वो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, जहाँ एंडी इयोरी को काफी सारी राइड्स पर ले जाता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि इस दौरान उनके ऊपर कोई नजर रख रहा था। एक टाइम पर जब एंडी इयोरी के साथ मैजिक शो देख रहा होता है, उसी वक्त वो इयोरी से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो इयोरी
इयोरी को उसके लिए वहीं पर इंतजार करने के लिए कहता है और खुद उस जगह से चले जाता है। रास्ते के बीच में एंडी को एक बार फिर से एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए इस बार तो वो उस बंदे को पकड़ लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मिनोमोटो है। मिनोमोटो एंडी को इस जगह में यकीन करने के लिए कहता है कि वो इस जगह में उससे लड़ने के लिए नहीं आया बल्कि वो उससे बात करना चाहता है। वो ये बात जानते हैं कि एंडी यूएस आर्मी का शोल्डर है, तो जिस बात पर एंडी काफी ज्यादा शॉक होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो मिनोमोटो बताता है कि जिस पावर को तुम उस दिन फाइटिंग के दौरान यूज कर रहे थे, इस चीज से साफ साबित होता है कि तुमने यूएस आर्मी से ट्रेनिंग ली है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है, यानी कि सिपोमी। वो भी वहाँ पर मिनोमोटो के साथ जुड़ी हुई थी और उन दोनों को ये बात मालूम थी कि एंडी डबल एजेंट है और हेबू को धोखा दे रहा है। सिपोमी उस जगह में एंडी को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने उनके इस मिशन में मदद नहीं करे तो वो हेबू को उसकी हकीकत के बारे में बता देगा। और जानते हो हेबू को सबसे ज्यादा गुस्सा किससे आता है, जो कि गद्दार होते हैं। यहाँ पर मिनोमोटो इसके बाद उसे हेबू के पास्ट के बारे में बताता है। जब उसको एक बार उसके बंदे ने धोखा दिया था तो उसने उस एजेंट के साथ साथ उन सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था जो कि उससे जुड़े हुए थे। तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। जब वो तीनों के तीनों इस जगह में बात कर रहे होते हैं तो उसी तरफ हम इयोरी को देखते हैं जो कि उस मैजिक शो को देख रही होती है, लेकिन उस वक्त वो मैजिक शो खत्म हो चुका था, इसलिए सब के सब लोग उस जगह से जाने लगते हैं। इसके बाद इयोरी की नजर पास ही खड़े एक बच्चे के ऊपर जाती है जो कि रो रहा होता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका था। इसलिए इयोरी उसकी मदद करने का सोचती है और वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी टेलीपैथी वाली पावर से उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगती है और वो फाइनली उसके पेरेंट्स को ढूंढ भी लेती है और उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास ले आती है, जिस पर कि उस बच्चे के पेरेंट्स इयोरी का थैंक्स करते हैं। जब वो छोटा बच्चा उस जगह में अपनी मॉम को बताता है कि ये लड़की मैजिक यूज कर सकती है और उसने कैसे अपनी टेलीपैथी से मुझे आपके पास ले आए, तो उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और उन पेरेंट्स को मालूम पड़ जाता है कि वो लड़की भी एस्पिरिट है, इसलिए उस जगह से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उस जगह में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब जिस पर की पुलिस उस जगह में इयोरी को घेर लेती है। जब ये बात पार्क में मौजूद सारे लोगों को मालूम पड़ती है कि उनके पीछे एक एस्पिरिट है, तो वो सबके सब इयोरी को हेट वाली नजरों से देखने लगते हैं, जिस पर कि इयोरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त उनमें से एक सिक्योरिटी इयोरी का हाथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे इयोरी की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क एक हॉरर इलाके में बदल जाता है। अब इस चीज का एहसास हम देखते हैं कि एंडी को भी हो चुका था, इसलिए वो उस बातचीत को वहीं पर ही काट देता है और बाहर चले जाता है। उसका पीछा करते करते मिनोमोटो और शिबोमी भी उस जगह में पहुंच जाते हैं। एंडी जब ये चीज नोटिस करता है तो वो बिना देरी ना करते हुए अपने लॉकेट की पावर को एक्टिवेट करते हुए इयोरी की तरफ भागने लगता है उसकी पावर्स को रोकने के लिए। और जब वो उसके नजदीक पहुंचता है तो वो फाइनली उसे शांत कराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस पूरे सीन को वहाँ पर मौजूद सारी पब्लिक देख रही थी और वो सबके सब उन्हें हेटफुल वाली नजरों से देख रहे थे, यानी कि अब वो लोग उस जगह में फंस चुके थे। एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस जगह में उनकी बाकी टीम भी पहुंच जाती क्योंकि उन्होंने भी इयोरी की पावर्स को महसूस कर लिया था। और मोमोची उस जगह में आकर उन सारे लोगों को टेलीपोर्ट करते हुए ले जाती है। वापस से एयरशिप के अंदर पहुंच जाने के बाद एंडी नोटिस करता है कि कैसे उन्होंने उस एयरशिप को सजाया हुआ है, यानी कि वहाँ पर किसी चीज की पार्टी चल रही होती है। एंडी इससे पहले कि कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि हिबो उस जगह में आकर अपनी सीट में बैठ जाता है। उसी वक्त सबके सब खड़े होकर उसे बर्थडे विशेष देने लगते हैं और वहाँ पर वो सबके सब उसके लिए ब्रांडेड क्लोथ्स लेकर आए थे, सिवाय एंडी को छोड़कर, जिसे तो ये भी नहीं मालूम था कि आज उसका बर्थडे है। लेकिन इस चीज के लिए हेबू से माफ कर देता है। हमें यहाँ पर हेबू के एक असली सच के बारे में मालूम पड़ता है कि असल में धीरे धीरे करके उसकी बॉडी वीक पड़ने लगी है। भले ही उसकी एज अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन उसके अंदर के ऑर्गन्स खत्म होने लगे हैं और वो जल्द ही शायद इस दुनिया में ना रह पाए, इसलिए हेबू ज्यादातर चिल रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबके सब डिस्कस करने लगते हैं उनके मिशन को लेकर, जहाँ बाकी लोग हेबू से बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा क्योंकि मिनोमोटो और उसकी टीम ने हमारे बारे में पता लगा चुका है। लेकिन हेबू रोक देता है क्योंकि उसे इससे पहले एक मिशन करना था। और इसके बाद वो अपनी टीम को एक ईसीएम के बारे में बताता है जिसे कि हाल ही में जापान में शिफ्ट किया जा रहा है। हमें कुछ भी करके उसे हासिल करना होगा। ये उस जगह में आइडिया देता है कि क्यों ना हम उसको उड़ा दे, लेकिन मैगी उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम उस ईवीएम की मदद से काफी ज्यादा जानकारी को हासिल कर सकते हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए इस मिशन के दौरान ध्यान रखना कि वो चीज फटनी नहीं चाहिए। अब इस बात के डिस्कशन के बाद
अब वो सबके सब फ्री हो चुके थे तो यू उस जगह में एंडी को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है। लेकिन एंडी को यू के साथ गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो हर बार अपनी पावर से चीटिंग करता रहता था। तभी अचानक से इगोरी अपने रूम से बाहर आकर उन लोगों के पास पहुंच जाती है हिबू को ढूंढते हुए, क्योंकि उसने सोते हुए एक बुरा सपना देखा था और अब उसे वापस जाने में डर लग रहा होता है। इसलिए वो एंडी को साथ चलने के लिए कहती है, उसे कहानियां सुनाने के लिए। वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि इतने कम समय में इयोरी ने एंडी को एक्सेप्ट कर लिया। अब एंडी के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम हिबू को देखते हैं जो कि थ्रोन रूम में खड़ा हुआ था और उसने वहाँ पर अपनी क्वीन के लिए थ्रोन भी बनाया हुआ था और वो उस जगह में कगारू का इंतजार कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक मिशन के बारे में बात कर रहा होता है जिस मिशन का मोटिव था एस्पिरिट्स को इस दुनिया के ऊपर राज कराना। यहाँ हम दूसरी तरफ एंडी को देखते हैं जो कि इयोरी को सुलाने के बाद वापस से उस किताब को लाइब्रेरी में रखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उसे हिबू की कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसलिए एंडी उस जगह में छुपके से कान लगाकर सुनने लगता है। यहाँ हम एंडी को देखते हैं जो कि एक किताब को ड्रॉर से बाहर निकालकर एक बंदे को समन करता है। असल में वो उसागी की आत्मा थी जो कि हिबू का पुराना दोस्त था। उसागी काफी ज्यादा शॉक होता है अपने आप को उस जगह में देखकर और हिबू को भी देखकर, जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। शायद उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है अब जिंदा रहने का। हिबू उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं इस मिशन को पूरा कर लूँ और एस्पिरिट्स को ये दुनिया जिता दूँ। वो अपने दोस्त उसागी को इस शिप की जिम्मेदारी देता है। अगर वो मिशन के दौरान इस शिप में ना हो तो वो इस शिप के माइंड को कंट्रोल करे जाकर, क्योंकि मैं अब इस मिशन को जिताने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। असल में वो सिर्फ और सिर्फ एस्पिरिट्स को ये दुनिया जिताना ही नहीं चाहता बल्कि सारे ह्यूमंस को मिटाना चाहता है और चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ एस्पिरिट्स इस दुनिया में रहे। तभी उस जगह में उसागी को किसी के होने का महसूस होता है और वो उस जगह में अपनी पावर से एंडी की तरफ पेपर से अटैक कर देता है। लेकिन जब वो दोनों के दोनों उस जगह में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक बंदे के लॉकेट के अलावा। और उस लॉकेट को देखकर ही वो समझ जाता है कि ये किसका है। यहाँ दूसरी तरफ बाहर हम एंडी को देखते हैं। जब उसे ये बात मालूम पड़ती है कि हिबू सारे इंसानों को मारना चाहता है तो वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसने हिबू से ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उसे एक सेकंड के लिए लगा था कि हिबू वाकई में अच्छा आदमी और चाहता है कि एस्पिरिट्स और ह्यूमन साथ में रहे, लेकिन उसके मोटिव्स कुछ अलग ही है। इसलिए वो कुछ भी करके अब अपनी मिशन को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो रात के टाइम पर अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल लगाता है और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि वो कल ही अपने मिशन को पूरा करने वाला है और वो उस जगह में हिबू के बारे में उन सबको बता देता है। यहाँ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हिबू और उसकी टीम सबके सब लोग उस ईवीएम को चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस ईवीएम को बचाने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी मिनोमोटो और उसकी टीम भी मौजूद थी। अगर वो उस जगह में लड़ाई करता उन लोगों के साथ तो हिबू को लगता कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे जल्द से जल्द एक जगह जाना है। इसलिए वो ईवीएम चुराने की जिम्मेदारी उस जगह में मैगी के ऊपर छोड़ देता है और खुद उस जगह से निकल पड़ता है बाहर, जहाँ बाहर रास्ते में उसे कगारू रोक देती है, ये कहते हुए कि तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ एस्पिरिट्स के लिए कर रहे हो, सदियों से उनके ऊपर चलते हुए अनइक्वालिटी को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकसूर लोगों को खत्म ही कर दो, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। हिबू उस जगह में उससे कहता है कि बेवकूफी क्यों कर रही हो, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों ही मिलाना चाहता हूँ। लेकिन अब जैसा कि कगारू उस जगह में पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी तो अब हिबू के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वो उस जगह में अपने एक्टिवेटर को ऑन करते हुए अपनी पूरी पावर्स के साथ कगारू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि कगारू दूर जाकर गिरती है और उसकी पावर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, इवन की खड़ी भी नहीं हो पाती। इसलिए वो यानी कि हिबू उसे माफी मांगता है और उसे सुरक्षित एक जगह में टेलीपोर्ट कर देता है और खुद वापस से एयरशिप की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी को तोड़ते हुए फाइनली उस शिप के ब्रेन तक पहुंच जाता है और इसके बाद वो अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल मिलाता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि वो ब्रेन तक पहुंच गया। अब वो उसे डिसेबल करके अपने प्लान को अंजाम देने वाला है, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अपने बंदे को उस जगह में भेजते हैं तुम्हारे बैकअप के लिए। एंडी उससे कहता है कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बंदे इन लोगों के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ये लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। इसके बाद वो उस ब्रेन की तरफ बढ़ने लगता है उसे डिसेबल करने के लिए, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हिबू आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसलिए अब हिबू के पास और कोई रास्ता नहीं है सिर्फ और सिर्फ एंडी को खत्म करने के अलावा, क्योंकि वो उसके मिशन के बीच में आ रहा है। अब हमें यहाँ पर हिबू के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ जब हिबू छोटा बच्चा था और जब वो जापान में सबसे पहली बार पहुंचा था, अब जिस आदमी के साथ वो आया था वो उसे एक जगह ले जाने लगता है जहाँ रास्ते के बीच में एक छोटी सी बच्ची आकर उसे अपना फादर कहती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शिबोमी होती है। उस दिन वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। शिबोमी को अपने
फादर के बगल में देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो उसका फादर उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरे पुराने दोस्त का बेटा हिबू है और ये आज के बाद हमारे साथ ही रहेगा। इस बात को सुनकर शिबोमी काफी ज्यादा खुश होती है एक नया छोटा भाई पाकर। यहाँ दूसरी तरफ हिबू भी, क्योंकि उसने आज से पहले अपने जैसे एक्सपर्ट बच्चे नहीं दिखे थे। उस शिका में आने के बाद हिबू को मालूम पड़ता है कि जैसा उसके फादर उसे ट्रीट करते थे वैसा सब एक्सपर्ट्स के साथ नहीं होता है, बल्कि शिबोमी के जो फादर है वो बड़ी आसानी से उसे उसकी पावर्स यूज करने देता है, जबकि मेरे फादर मुझे मेरी पावर यूज करने पर काफी ज्यादा टोका करते थे और पनिश किया करते थे। शिबोमी उस शिका में जब हिबू को डायरी में कुछ लिखता हुआ देखती है तो वो उसकी डायरी छीन लेती है अपनी पावर से, लेकिन लगता उसने डायरी में कुछ ज्यादा ही प्राइवेट चीज लिखी हुई थी जिस चीज पर वो शिबोमी डायरी छीन लेता है। अब भले ही शिबोमी उससे उम्र में बड़ी थी, लेकिन तभी भी हिबू की एक्सपर्ट्स पावर्स उससे काफी ज्यादा थी, लेकिन तभी भी वो हिबू के सामने हारने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो उससे जबरदस्ती वो डायरी छीनने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, यानी कि कैप्टन एजी, उसागी और शिनोबी के फादर के साथ। उस जगह में वो कैप्टन शिनोबी और हिबू को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए कहने लगता है। हिबू इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश होता है, इवन की तैयार भी हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी पावर्स का यूज करना चाहता था। लेकिन शिनोबी साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि हम लोग तुम्हारे लिए कोई वेपन्स नहीं है जो तुम्हारे मिलिट्री में काम करे, तुम हमारा गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करना चाहते हो। और इसलिए वो उस जगह से जाने से पहले अपने साथ हिबू को भी लेकर चले जाती है जबरदस्ती। उन बच्चों के उस जगह से जाने के बाद उसागी कैप्टन एजी को कहता है कि उन बच्चों को समझा पाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जहाँ हिबू बचपन से ही अपनी पावर्स को छुपाते हुए आया है, और दूसरी तरफ शिनोबी जो कि कभी भी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता उन्हें मना पाना इतना भी ज्यादा आसान है। लेकिन एजी इसे एक चैलेंज की तरह ले लेता है। हम रात के टाइम पर शिनोबी और हिबू को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही होती है, वो एजी की बातों को याद कर रहे होते हैं। जहाँ हम हिबू को देखते हैं जो कि मन बना लेता है कि वो एजी के साथ काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कब तक अपनी पावर्स को दबा के रखेगा। तो उसी तरह शिनोबी जो कि एजी की बातों के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, लेकिन जब वो हिबू के बारे में सोचती है कि उसे तो मैं चाहकर भी नहीं रोक पाऊंगी, और अगर वाकई में वो मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया, तो लास्ट टाइम उसने उसकी साइकिक एबिलिटीज देखी थी जो कि उससे भी ज्यादा है, जबकि उसके पेरेंट्स को ये कहा गया था कि शिनोबी की पावर्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। इसलिए वो ठान लेती है कि वो हिबू को अपने आगे नहीं निकलने देगी, इसलिए वो भी मिलिट्री को ज्वाइन करेगी। और अब हम अगले दिन शिनोबी और हिबू को देखते हैं, जिन दोनों ने अपने बैग पैक कर चुके थे मिलिट्री के लिए, और ये बात जाकर वो एजी को बताते हैं, जिस पर एजी काफी ज्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं कि समय बीतते जाता है और लगभग 1 साल तक बीत जाता है। यहाँ अब मिलिट्री में एस्पिरेंट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है। इसके बारे में पूरी दुनिया के लोगों को भी बता दिया जाता है और एक तरह का एड कैंपेन निकाला जाता है, ये दिखाने के लिए कि एस्पिरेंट्स बुरे नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन शिनोबी इस एड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि इस एड में भी उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो मॉन्स्टर्स हो। वो इसके बारे में हिबू से बात कर रही होती है, लेकिन वो देखते है कि हिबू उस जगह में नहीं होता। तो उसी तरफ हिबू जो कि वॉच रिपेयरिंग शॉप में आकर अपने जेब से पॉकेट वॉच रिपेयर कराने लगता है, क्योंकि ये उसके फादर की आखिरी निशानी थी और उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। उस वॉच को रिपेयर कराने के बाद जब वो वापस जा रहा होता, वो एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर खड़ूस था और वो हिबू के हाथ में इतनी महंगी वॉच देखकर सोचने लगता है कि जरूर इसने ये वॉच चुराई होगी, और वो उस जगह में तमाशा खड़ा करके उससे क्वेश्चंस करने लगता है। हिबू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर शिनोबी भी आ जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है कि आखिर वो दिन दहाड़े एक छोटे बच्चे को कैसे हैरेस कर सकता है, जबकि उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि हिबू ने उस वॉच को चुराया। और इसके बाद वो उस ऑफिसर के साथ मुंह चलाने लगती है और गुस्से में आकर वो उस पुलिस मैन के ऊपर लात मार देती है, जिस पर कि वो पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट दूसरे ऑफिसर से टकरा कर जमीन में गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो पुलिस मैन के पीछे दूसरा ऑफिसर खड़ा था उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स शिनोबी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि एस्पिरेट्स थी। हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद जितना भी एस्पिरेट्स का पूरा ग्रुप होता है उन सबको पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया जाता है,